नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन, ये केस जो फॉरेन फंडिंग केस है ये बहुत अहमियत इख्तियार कर गया। उसकी अहमियत पहले भी थी, लेकिन जब से पीडीएम ने इलेक्शन कमीशन के सामने मुजाहरा किया है और इस केस को हल करने के लिए इलेक्शन कमीशन को बाज़ाफ्ता जो है ज़िम्मेदार ठहराया है, उसके बाद न सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया है कि अपनी स्क्रूटनी कमेटी को, जिनके पास ये केस है, कि आप एक दिन में 3 दफ़ा मीटिंग करें, लेकिन इस केस का जल्द से जल्द फैसला करें। और ये केस याद रखें कि ये 14 नवंबर 2014 से ये केस पेंडिंग चला रहा है और इसमें क्या क्या स्टेप हैं वो सब हम ऑन एयर कर चुके हैं, और उसमें क्या क्या लेटर्स हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कहाँ कहाँ, उस पर सारी चीज़ें मौजूद हैं, बात है, रिटर्न है, पीटीआई की तरफ से क्या है, अकबर बाबर साहब की तरफ से क्या है, वो अब भी हमारे पास मौजूद है। सवाल ये पैदा होता है कि इसके फ़ौरन बाद इलेक्शन कमीशन का ये आपका स्टेटमेंट आता है, और दूसरी तरफ जो अहम स्टेटमेंट है वो वज़ीर आज़म का स्टेटमेंट है कि उन्होंने चैलेंज कर दिया है कि इस केस को ओपन ट्रायल किया जाए। अब वज़ीर आज़म का ये चैलेंज जो है ये एक वाकई ये उनकी जो है ना कहना चाहिए कि इस केस को वो मेरिट पे हल करना चाहते हैं या ये सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग है, क्योंकि ऐसा होना नहीं था। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन ये दोनों पॉइंट अपनी जगह मौजूद है कि क्या वो वाकई चाहते हैं या ये सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग था, और इस पे सवालात और बनते हैं। मैं इस पे आगे चल के सवाल बनाऊंगा। दूसरी तरफ अपोजिशन ने इस चैलेंज को कबूल कर लिया। उन्होंने कहा ये ठीक है, आप हमें चैलेंज करते हैं, आप आइए इस केस को ओपन ट्रायल कीजिए, फॉरेन फंडिंग के केस को। लेकिन इस दो स्टेटमेंट के फौरन बाद, वजीर आजम के स्टेटमेंट के और अपोजिशन के स्टेटमेंट के फौरन बाद इलेक्शन कमीशन का स्टेटमेंट आ गया जो मुतवक्का था, जो हम लोग इंतजार में थे, क्योंकि हमें उनकी रग रग से हम वाकिफ हैं। हमें पता था कि इलेक्शन कमीशन ने क्या स्टेटमेंट देना है, और वही हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये बहुत ही हसास नौयत का केस है, इसलिए ये ओपन ट्रायल नहीं हो सकता। अब हमारा एक सवाल है इलेक्शन कमीशन से, और ये सवाल बनता है और हर आदमी ये सवाल कर रहा है कि अगर ये हसास नौयत का केस है, ये कौमी सलामती का मसला है इस केस में, और इतना सीरियस केस है जिसको आप ओपन ट्रायल से नहीं चला सकते, तो ये 6 साल से आप इसके साथ क्या कर रहे थे? 6 साल से इस अहम हसास कौमी सलामती के केस का इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा था? कोई पूछने वाला है? हुकूमत तो नहीं पूछेगी, क्योंकि वो तो पार्टी है और जाहिर है वो नहीं पूछ सकती। अब सवाल ये पैदा होता है, अहम कौमी इदारे इस केस के ऊपर खामोश क्यों हैं, जिसमें जुडिशरी भी आती है, जिसमें फौज भी आती है, जिसमें और अहम इदारे हैं जो इसके ऊपर नैब है, बिल्कुल खामोश है। तो बहरहाल ये एक इशू है जिसको हम डिस्कस करेंगे, मेरिट पे डिस्कस करेंगे, देखते हैं क्या जवाब आता है। इसमें हमारे पास जो गेस्ट हैं उनका तारुफ करा देते हैं। मेरे पलवशा खान, मरकजी डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपको बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं अहमद जवाद साहब, मरकजी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन तहरीक इंसाफ, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। शाह अवैस नूरानी साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल जमीयत उलमा पाकिस्तान, पीडीएम को रिप्रेजेंट करते हैं, अहमियत पोस्ट है। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। तीनों का बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर आते हैं और फिर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। मैं आ जाता हूं पलवशा खान के पास। सबसे पहले पलवशा, फॉरेन फंडिंग के केस आपको भी पता है, सबको पता है। इसमें जो न्यू डेवलपमेंट हुई है उस पर हम ज़रा बात कर लेते हैं। न्यू डेवलपमेंट ये है कि पीडीएम के एहतजाज के बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी एक दिन में हम तीन मीटिंग करेंगे। चले, ये भी हमने सुन लिया। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है कि इसका ओपन ट्रायल किया जाए, बल्कि चैलेंज किया उन्होंने, और हमने सुना कि जी अपोजिशन ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन जैसे ही एक्सेप्ट किया है वैसे ही इलेक्शन कमीशन का, जिसके बारे में हम पहले से तैयार थे कि इलेक्शन कमीशन ने यही स्टेटमेंट देना है कि जनाब ये मामला बहुत हसास नौयत का है और इसको हम ओपन ट्रायल नहीं कर सकते। तो मेरा यहाँ पे सवाल आपसे ये है कि क्या इसमें वाकई प्राइम मिनिस्टर ने, जो कि 6 साल बाद
आपके ओपन ट्रायल के लिए चैलेंज किया है? क्या ये पॉइंट स्कोरिंग था या ये वाकई सीरियस हैं वज़ीर आज़म? एक तो ये। दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन जिस केस को इतनी अहम हसास नौइयत का केस कह रही है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें मेगा करप्शन भी है, मनी लॉन्ड्रिंग भी है, आपके इसके अलावा गैर कानूनी फंडिंग भी है, एंड इसके साथ साथ कौमी सलामती का मसला है, तो इतने हसास केस को इलेक्शन कमीशन ने 6 साल में क्यों नहीं हल किया? क्या कहेंगे आप? जी पलवशा, मेरी आवाज आ रही? नहीं किया वो तो जी मुझे आ रही है। जी आपको मेरी आवाज आ रही जी है? बोलें बोलें, आप बोलें। जी मैं ये कह रही हूँ कि उन्होंने हल नहीं किया, ये एक इसका पहलू है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि खुद इमरान खान साहब जो है वो 6 साल इस केस से राह फरार हासिल करते रहे। हत्ता कि उन्होंने अभी भी मेरे ख्याल में उनकी वो पड़ी हुई है पिटिशन, जहां उन्होंने कहा है कि दायरा इख्तियार में इलेक्शन कमीशन के ये आता ही नहीं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं इसके मामले में जवाबदेह ही नहीं हूँ। बहरहाल अब जो भी है, अब जिस भी प्रेशर के तहत आकर ये दिन में 3 है कि 6 हैं, कितनी ये करेंगे इस पे अपनी मीटिंग्स। लेकिन अब इसका अगर ये कहना इस वक्त प्राइम मिनिस्टर का कहना कि इसको ओपन ट्रायल करें, और इलेक्शन कमीशन का कहना कि ये हसास नौइयत का मामला है लिहाजा ये ओपन ट्रायल नहीं हो सकता। अब ज़ाहिर है ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब को पहले ही पता होगा, अगर उन्होंने किसी से राय ली हो, किसी वकील से राय ली हो, किसी कानूनी माहिर से राय ली हो कि क्या ओपन ट्रायल हो सकता है, नहीं, उन्होंने कहा होगा नहीं हो सकता, ऐसे तो बात नहीं की होगी, तो तभी उन्होंने कहा कि कर दें। इसका जाहिर है हमें तो कोई इस पर कोई एतराज नहीं, आप बेशक ओपन ट्रायल करें, हमारा भी करें, नून का भी करें, जाहिर है एक पार्टी का तो होगा नहीं। लेकिन अब मामला ये है, चूंकि इलेक्शन कमीशन जब ये कहती है कि एक हसास मामला है और इसकी नौयत हसास है, तो जाहिर है कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्स अकबर एस बाबर, जिनको जो मर्जी अब भला बुरा कहते रहे ये, लेकिन कुछ तो ऐसा है ना जिसकी पर्दादारी। अब बात यह है कि 6 साल बाद न सिर्फ पाकिस्तानी कौम के लिए बल्कि खुद पीटीआई के लिए भी अब ये मामला ऐसा है कि इसका जो भी, अगर तो ये हक पर है और सच पर है, और ये बेरी स्नेप्स और इंदर जी और बीजेपी, ये तो अभी मैंने तो खैर पहली दफा सुना कि वो इंदर जी नामी शख्स जो है वो एक बीजेपी के कोई ऑफिस बेयरर है। फिर ये मामला एक बिल्कुल दूसरी तरफ चला जाता है। बात ये नहीं है कि आपने फंडिंग जो है 40,000 नाम दिए या 40,000 लोगों का रिकॉर्ड दिया, आप बेशक 4 लाख लोगों का रिकॉर्ड दे दें, लेकिन उसमें से अगर 4 भी ऐसे हों जो कि पाकिस्तानी नेशनल ना हो, और जो हमें पहले दिन से, जिस दिन से हम पैदा हुए, पढ़ाया जा रहा है कि भारत और इजराइल आपके दुश्मन हैं, मुल्क हैं, और भारत और इजराइल जो है वो किस तरीके से आपके खिलाफ जो है आपके मुल्क के खिलाफ रेशा दबानी में मसरूफ रहते हैं, तो फिर ये पूछने का हमें हक हासिल है कि इस मुल्क में क्यों वही एक पार्टी पीटीआई ऐसी है कि जिसको फंड करना उन्होंने मुनासिब समझा। अब कल मैं एक और शो में थी इनके फरूख हबीब साहब के साथ, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ $200 जो है वो जो बेरी स्नेप्स नामी कोई यहूदी नजार है उन्होंने दिए हैं। बात डॉक्टर साहब $200 की नहीं है। अब देखिए अब इसको हम क्या समझे, मुझे नहीं पता इनकी क्या ब्रीफिंग्स हर दूसरे दिन होती हैं। आपको जो बात कहें इनके रिप्रेजेंटेटिव्स, हमें तो वो माननी पड़ती है अगर उस बात को सच समझा जाए। और वो जो ट्वीट वजीर आजम ने की जहां उन्होंने ये कहा कि मेरे एजेंट्स हैं उनसे गलती हुई होगी, लिहाजा ऐसा मालूम होता है कि कोई ना कोई बात जरूर है जिसके लिए 6 साल से कि 9 साल से जितने भी साल से केस ज़ेरे इल्तवा है उससे पर्दा डाला जा रहा है। और अब ये बात जो है इसका हक पाकिस्तानी कौम को है कश्मीर के जाने के बाद, सकूत कश्मीर के बाद, कि हमें हकायक पे से पर्दा उठे और पता चले। और ये इनके अपने हक में भी पीटीआई के बेहतर है कि अगर तो ये बात लोग है या इस बात में सच्चाई नहीं तो इसका फैसला सामने आ जाए। अब इसको लटका के रखना जो है और बाकियों के केसेस जो है वो रोजाना की बुनियाद पे चलाना, यानी आपको याद होगा जरदारी साहब के ऊपर जो केस बनाया इन्होंने वो फेक अकाउंट्स का, इलेक्शन से चंद दिन पहले ये केस नैब ने बनाया और उसके बाद एक मीडिया ट्रायल, इलेक्शन से चंद दिन पहले एक बहुत बड़ी मीडिया ट्रायल की गई, फिर कोर्ट्स ने उस पर अपनी ऑब्जर्वेशन दी, लेकिन वो मीडिया ट्रायल फिर भी चलती रही।
फिर आप देखें मियां साहब का केस जो था उस पर भी जेआईटी बनी, आसिफ जरदारी साहब पे भी जेआईटी बनी, मियां साहब पे भी जेआईटी बनी, वो भी चलता रहा। हनीफ अब्बासी को सजा देने के लिए रात के 12 बजे अदालत गिरी। अब अगर ये रियासत मदीना है तो इसमें इंसाफ के इतने मेयार नहीं हो सकते। ठीक है। लिहाजा इस केस का फैसला भी जुडिशियल कमीशन के नीचे और किसी ऐसे तरीके से होना चाहिए कि सबको इसका, अगर ये यहाँ से कोई नहीं निकलता तो अगले 10 साल तक ना ये, ना हम और ना पीटीआई के लिए मुनासिब है कि वो ये इल्जाम अपने सर पे लेके बैठे। ठीक है। इसका जो भी फैसला है वो अब इलेक्शन कमीशन को करना पड़े। ठीक है, मैं अहमद जवाद साहब की तरफ आता हूं। अहमद जवाद साहब, जो भी उन्होंने बात की उसका जवाब आप जरूर दीजिए, लेकिन मेरा एक सवाल है, मैं आपके सामने रख देता हूं सर, कि 6 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है इस केस के हवाले से, और 6 साल के बाद वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि इसे ओपन ट्रायल किया जाए। हालांकि वज़ीर आज़म की इन रिटन मौजूद है, पीटीआई का इन रिटन मौजूद है, 7 से 8 जो आपके वकला तब्दील हुए हैं, पटिशन मौजूद है तकरीबन 7, और ख़ुद इलेक्शन कमीशन ने लिखा है कि जी पीटीआई ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। तो ये और भी बहुत सारी बातें, लेकिन लंबा हो जाएगा। तो मेरा आपसे ये कहना है कि क्या ये पीडीएम के हालिया दबाव की बुनियाद पर वज़ीर आज़म ने कहा है कि ओपन ट्रायल किया जाए? क्या वज़ीर आज़म को पता था कि कानूनी तौर पर ओपन ट्रायल नहीं होगा, ये सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग है? क्या कहेंगे सर? डॉक्टर दानिश साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने इनवाइट किया और इस हवाले से जो आपने सवाल किया है मुझे यकीनन बड़ी खुशी होगी उसको एक्सप्लेन करने में। सबसे पहले डॉक्टर साहब, मैं आपको जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि फॉरेन फंडिंग का ये जो केस है, मैं इसको मेरी तो ख्वाहिश ये होगी इसको फॉरेन फंडिंग केस भी ना कहा जाए इसको, बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी फंडिंग केस कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं पीटीआई यूरोप को मैंने खुद डेवलप किया है तकरीबन 4-5 साल, और वहाँ पे मेंबरशिप कैंपेन्स और वहाँ पे इलेक्शंस करवाना, वहाँ पे एक्टिविटीज़, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करवाना, और ये सब कुछ मैंने खुद देखा हुआ है बज़ाते खुद। और इस तमाम अरसे के दौरान जो हमारा मेंबरशिप कलेक्शन का जो तरीक़ाकार था वो कुछ इस किस्म का था कि कभी भी 4-5 साल में $1 भी जो है वो मेरे थ्रू नहीं जा सकता। उसका सिस्टम ही ऐसा ऑनलाइन और बैंकिंग चैनल से बना हुआ था कि उसमें कभी ये पॉसिबिलिटी नहीं थी, और कंप्लीट डेटाबेस मौजूद होता था। अब जहाँ तक ये अमेरिका के हवाले से फंडिंग, इस पे ज़्यादा फोकस है इस वक्त ज़्यादा, तो इसके हवाले से मैं ये कह सकता हूँ कि एक तो ये है कि जो एजेंट्स के हवाले से एक इंटरप्रिटेशन अपोजिशन ने की कि तहरीक इंसाफ ने इसको एडमिशन कर लिया है, ऐसी बात नहीं है। उसमें ये कहा है कि फारा के कानून के तहत एक एजेंट की अपॉइंटमेंट ज़रूरी होती है और उसी के तहत जो है सारी ट्रांजैक्शन होती हैं, और वो बिल्कुल अमेरिकन कानून के मुताबिक नोटराइज्ड होती हैं, वो प्रॉपर स्टैम्प्ड होती हैं, और उसके बाद बैंकिंग चैनल से पाकिस्तान में आती हैं। और इस सिलसिले में तकरीबन कोई 40,000 का मेंबर्स का डेटाबेस, और आप ये जहन में रखें कि आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई 40,000 ओवरसीज़ पाकिस्तानी का डेटाबेस जो है इलेक्शन कमीशन के हवाले किया हो। अब आपका ये सवाल कि 6 साल से ये केस चल रहा है, अब इसमें देखें डॉक्टर दानिश साहब, एक बड़ी इसमें पर्टिनेंट एक ऑब्जर्वेशन है मेरी कि इन 6 साल में से 4 साल का अरसा जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दौरे हुकूमत है 2014 से लेकर 2018 तक, और उस दौरान में जो इलेक्शन कमीशन था, अगर आप उसको रिकॉल भी करें तो हम तो उस इलेक्शन कमीशन के साथ एक बैटल में थे, उसके अगेंस्ट इवन जो हमारा धरना भी था उसमें भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमारा सारा जो फोकस था, उनके साथ हमारी एक जंग चल रही थी। इन 4 सालों में आप बताएं कि PMLN जिसके पास उस वक्त तमाम रिसोर्सेज थे, FIA थी, स्टेट बैंक था, तमाम इदारे उसके नीचे थे, कि वो किसी भी किस्म का कोई भी इंफॉर्मेशन अगर डिग आउट करना चाहती तो हुकूमत में होने की वजह से वो कर सकते थे उसको, और इलेक्शन कमीशन तो वैसे ही हमारी कोई, हम उनकी गुड बुक्स में नहीं थे। इसके बावजूद यानी उन 4 सालों में अगर उस केस में अगर कोई ताख़ीर हुई है या उस केस को प्रोग्रेस नहीं किया गया, उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे नहीं आती, उसकी जिम्मेदारी उस वक्त के इलेक्शन कमीशन पे आती है और उस वक्त की हुकूमत के ऊपर आती है। अब आ जाते हैं हमारे 2 साल जो हैं, इन 2 सालों में जो भी
डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, जिस किस्म का भी डेटाबेस मांगा गया, जिस किस्म की भी अकाउंट्स मांगे गए, वो सब के सब बॉक्सेस की शक्ल में इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अब इसके ऊपर अगर किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन आता है तो उसके लिए भी पीटीआई तैयार है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम इसकी रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर मीटिंग्स करेंगे और जो ऑब्जर्वेशन है स्क्रूटनी कमेटी वो रेज करेगी। तो देखें इसमें फिर आपने बीच में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के उस ऐलान के बारे में भी रेफरेंस दिया। देखिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने क्यों ये बात कही, मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैंने तो खुद ये सारा सिस्टम करते हुए देखा हुआ है, मैं उन मीटिंग्स का भी हिस्सा होता था, मुझे तो पता है क्यों वो ये कॉन्फिडेंट है। वो इसी वजह से कॉन्फिडेंट है और मैं भी इसी वजह से कॉन्फिडेंट हूं क्योंकि मुझे पता है कि मेंबरशिप कलेक्ट करने का तरीकाकार क्या है, वो किस तरीके से आती है और हमारे पास डेटाबेस कितना ऑथेंटिक जो है वो मौजूद होता है। ठीक है अजय अहमद जवाद साहब, ये मत कहिएगा कि डॉक्टर साहब अब आपने दे ना बड़े बड़े सवालात कर दिए। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैंने आपके पास गेस्ट छोड़े हुए, गेस्ट ने अपनी अपनी बात करनी है। मैं तो ईमेल से लेकर वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके हाथ में बैठा हूं कि काश मुझे ऑन एयर करने दिया जाए, लेकिन ऑन एयर नहीं हो सकता। बहरहाल ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू था, बिल्कुल जाना चाहिए। अब मैं अवैस नूरानी साहब की तरफ आता हूं। अवैस नूरानी साहब, 6 साल के बाद वजीर आजम, हालांकि उनकी रिटर्न वो भी मौजूद है कि इसको खुफिया रखा जाए, पीटीआई की कि इसको खुफिया रखा जाए। इमरान खान की रिक्वेस्ट है कोर्ट से कि मैं इसका जवाब देने का पाबंद भी नहीं हूँ। इसके अलावा और बहुत कुछ है, लेकिन 6 साल बाद जब वजीर आजम ये बात कहते हैं कि जी इसको ओपन ट्रायल किया जाए, तो क्या इसकी 2 बातें लोग निकाल रहे हैं। क्या ये आपके वजीर आजम को यकीन दहानी करा दी गई है कि इस केस को खोला जाए, इसमें से कुछ नहीं निकलेगा? एक पॉइंट, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, ये बात कही जा रही है, मेरे प्रोग्राम में भी कही गई है, आपके सामने रखना जा रहा हूं। या फिर इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत से जरा सा हाथ हटा दिया है कि भाई जाएं अब अपना केस डिस्कस करें, एक चीज। और तीसरी ये कि क्या वाकई पीडीएम की इतनी जबरदस्त दहशत है कि वजीर आजम ने ओपन ट्रायल के लिए कह दिया? क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने याद फरमाया। डॉक्टर साहब देखें, इसके बैकग्राउंड में जाना चाहिए थोड़ा हमें इंतहाई संजीदगी के साथ, इसलिए क्योंकि ये एक इंतहाई हसास इशू है और ये इसके ऊपर ये दलाइल नहीं हो सकते कि मैं बाउंड नहीं हूँ किसी उनको जवाब देने का। इस पे तो उनको इम्यूनिटी हासिल तो नहीं है कोई। और ये भी कहना गलत है कि जिनकी पहले हुकूमत थी वो कुछ कर लेते और सारा काम दयानतदारी के साथ हुआ है। 6 साल कबल ये केस चल रहा है और इसका कोई फैसला हतमी नताइज तक नहीं आ सका। उसकी बुनियादी वजह यही है कि देखिए डॉक्टर साहब, अगर आप फंडिंग के मैटर के अंदर कुछ केसेस जगह देखेंगे, इनकमिंग जो अमाउंट है वो 2 ममालिक से काफ़ी अमाउंट आता है। और हम इस बात पे पूरा यकीन के साथ कहते हैं कि इजराइल से भी कुछ यहूदी लॉबी के जो लोग हैं जिनके बड़े कारोबार हैं, चाहे वो बरतानिया में ख़ुद क्यों ना रहते हों, उन्होंने भी इस पर फंडिंग की है और इंडिया से भी फंडिंग आई है। मगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये, दोनों पहलू देखें आप। इनका जो ग्रुप है, जो पीटीआई का कोर ग्रुप ओवरसीज़ का, तो ये अभी फरमा रहे थे मोहतरम मेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भाई कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इंडिया में कहाँ हैं और इजराइल में कितने हैं। इसकी ज़रा अकाउंटेबिलिटी देखी जाए तो ज़रा आटे दाल का भाव इसमें पता लग जाएगा। देखिए डॉक्टर साहब, ये इमरान खान साहब को इस मुल्क में लॉन्च किया गया है। कश्मीर, फाटा का इंजमाम और गिलगित बल्तिस्तान, ये तीनों रिजल्ट आप देख लीजिए। ये एन 2018-25 जुलाई के इंतखाबात के बाद इस पे होमवर्क शुरू कर दिया था, जिसकी प्रिपरेशन काफ़ी अरसे से हो रही थी, मगर बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में या पीएमएलएन की गवर्नमेंट में जुर्रत नहीं होती थी इन कामों को करने की। ये 25 जुलाई के इंतखाबात के बाद अपनी मर्जी से उन्होंने इसराइल ने अपनी फ्रेंचाइज गवर्नमेंट इस मुल्क में इंस्टॉल करवाई और ऐसे शख्स को लाके बिठाया जिसने गिलगित बल्तिस्तान, फाटा का इंजमाम और कश्मीर का सौदा करके इन मामलात को, इन हालात को तय कर लिया। अब बात ये सारी कि अगरचे हम ये कहें कि उनके पास ये नहीं था और उनके पास ये नहीं था, मगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान
जो कि हमारे वोट की अमानत उनके पास होती है, और वो हमारे वोट के तकद्दुस को यानी उसको आप कह सकते हैं कि तकरीम करें उनकी, या उनका ख्याल रखें या उनकी हिफाजत फरमाएं, वो तो खुद बक्सा चोरों के साथ मिलके इन फैसलों करेंगे। और ये इनका कहना कि इन कैमरा कर लें या आउट कैमरा कर लें और इसकी ओपन ट्रायल होना चाहिए, ये बुज़दिलों की निशानी है। ये एक्सेप्ट करें इस फैक्ट को कि दिस मैन हैज़ बीन लॉन्च। देखें, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब की मौजूदगी में जब उन्होंने हल्फ नहीं उठाया था, मेयर सादिक साहब का इलेक्शन हुआ जो कि वहाँ पे लंदन में हुआ था, और उसके मध्य मुकाबिल इनके साले साहब खड़े थे साबिक, जो कि एक यहूदी लॉबी के CFI या CIF करके एक तंजीम है, उसकी बैकअप पे खड़े थे। इमरान खान साहब ने एक पाकिस्तानी निजात को सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने उसको जाके सपोर्ट किया। इसी तरह बरतानिया से एक शख्स पकड़ा गया, अबराज ग्रुप का सरबरा, उससे जो नंबर मोबाइल लिख के जेल के अंदर से दिए, वो उसमें सबसे पहला नंबर इमरान खान साहब का था। तो ये सारी चीजें ताने मिलते हैं इनसे। देखिए, इससे फरार होने का रास्ता, अब फैसला जो भी आए वो तो आप जिनके हाथ में फैसले हैं, जिनके हाथ में कलमदान है, उसमें तो हमारा बस नहीं चलता, मगर अवामी रद्द अमल बहुत सख्त आएगा। ठीक है। और PDM का एक प्रेशर कह लें आप, अगर नहीं होता तो इस तरीके से ये यहाँ पे मौजूद नहीं होते, ये केस खुलता भी नहीं अगर हम इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहरे ना करते। ठीक है सर, ठीक है, मैं आगे चल के बात करेंगे। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। पलवशा, आपने एक बात की थी और वो ये कहा था कि 2000 या $2 लाख या समथिंग, क्या इलेक्शन आपके एक्ट 1976, इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टी एक्ट 1976 उसकी स्टडी कर लें, पॉलिटिकल पार्टी रूल्स 2002 उसकी स्टडी कर लें, इलेक्शन एक्ट 2017 उसकी स्टडी कर लें। किसी जगह ये लिखा हुआ है कि क्वांटिटी कम होगी तो कुछ नहीं कहा जाएगा, क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो कहा जाएगा? ऐसा नहीं है। 200 रुपये भी, $200 भी अगर NGOs के ज़रिए, कंपनी के ज़रिए या गैर मुल्की इंडिविजुअल के ज़रिए किसी फंड में आया है तो उसकी सज़ा बहुत सख्त पाकिस्तान के कानून में मौजूद है। एक तरफ तो अगर उन्होंने कहा, एक्सेप्ट किया है, तो एक और एक्सेप्टेंस हो गई उनकी कि इस तरह के गैर मुल्की लोगों ने उनको इतना $, दिया है, उस पर सज़ा बिल्कुल फाइनल है, मौजूद है, कानून बता रहा है। और दूसरी तरफ ये है कि ख़ुद इनके वकील ने, जिसके ऊपर अभी अहमद जवाद ने क्लियर करने की कोशिश की, आप इसको कैसे देखती हैं? सब ये कह रहे हैं कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि अगर एजेंट ने लिया है तो इसमें इमरान खान का कोई कसूर नहीं है। लेकिन एक्सेप्टेंस के बाद ये लॉज एप्लीकेबल हैं जो मैंने आपको बताया है। क्या कहेंगी आप? देखिए डॉक्टर साहब, बात यह है कि $200 या $2 की बात नहीं है। बात है कि आप जी, मैं 200 आपको दे दूं और बाकी जो है वो मैं बाकियों से दिलवा दूं 2 लाख, वो बात एक अलग है। हो सकता है कि अब ये एक बड़ा हसास नौयत का मसला है, इसलिए कि जो शहरियतें इसमें आ रही हैं, जिन मुल्कों की शहरियतों का नाम दिया जा रहा है और फिर इंडिविजुअल्स के नाम हैं, वो मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमें पैदाइश से बताया गया है कि इसराइल और इंडिया हमारे दुश्मन हैं। अब बात यह है कि यहाँ ये सारा डॉक्ट्रिन जो है, चूंकि इसमें इमरान खान साहब का वो नाम आ रहा है, तो इसको चेंज कर दिया जाए। तो फिर हमें बताया जाए कि 70 साल की जो आपने हमारे दिमाग ब्रेन वॉशिंग की थी वो तमाम गलत थी, और इनसे पैसा लेना, इनसे फंडिंग लेके पॉलिटिकल पार्टीज का यहाँ जो भी स्ट्रक्चर खड़े होने में उस पैसे ने मदद की है, वो सब जायज है, तो फिर ठीक है। लेकिन बात यह है कि $200 या $2 की बात नहीं है, ये खुरा कहाँ जाता है, बात वो है। और बात यह है कि जाहिर है जब कोई एक पॉलिटिकल पार्टी का चेयरमैन होता है तो उसको ये बेसिक बात पता होती है। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि इमरान खान साहब को भी पता होगी कि वो किसी फॉरेन नेशनल से पैसे नहीं ले सकते इस मद में, फंड रेजिंग की मद में।
और फंड रेजिंग मेरे ख्याल में बाहर से शायद सबसे ज्यादा अगर पॉलिटिकल पार्टीज में हुई हो तो शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो पीटीआई की हुई है। और ये बड़ा फख्र से क्लेम करते हैं कि हमें बाहर से जो पाकिस्तानी है उन्होंने फंडिंग की है। लेकिन डॉक्टर साहब, बात ये है कि जब हम ये कहते हैं, जब वो खुद कहते हैं इमरान खान साहब कि आप लोग पीडीएम है, मोदी के एजेंडे पे काम करें, आप कहते हैं पीडीएम जब बनी तो ये मोदी के एजेंडे को जो है दवाम दे रही है, फिर आप कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते जहां आप कोई ना कोई गद्दारी का स्टिकर जो है वो इस हवाले से, इंडिया के हवाले से जो है वो आपने लगाया। या पिछले चंद महीनों की ही अगर आप, जिस दिन से ये पीडीएम बनी है, आप अगर इनकी उठा लें, इनके मुआवनीन की, और इनकी ये मोदी का एजेंडा है, ये मोदी के हाथ मजबूत करें, तो ये हक पर जानिब है सब पूछने में कि ये उस वक्त की बात है फंडिंग की, आज से कई साल पहले, जब ना इमरान खान साहब के पास इतनी सीटें थी, ना वो हमें समझ आती थी कि वो कभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनेंगे, ना शायद पाकिस्तान के बड़े बड़े जो सियासी जहन रखने वाले हैं उनके दिमाग में ऐसी कोई बात कहीं दूर से गुजरी भी थी। फिर अगर आप उस और इनको रीड इट विद जिसे कहते हैं, जो हकीम सईद साहब ने 2 दिहाइयां पहले अपनी किताब में लिख छोड़ा, जो डॉक्टर इसरार अहमद ने कह छोड़ा, मुझे बताइए फिर हम जब ये सारी बातें मिला के पढ़ें तो फिर हमें ये पूछने का हम भी हक पर जानिब है कि आप जो हमें गद्दार कहते हैं, तो फिर आप बताइए मोदी के निवाले जो हैं वो क्यों फिर जाते हैं आपकी पार्टी के पेट में, ये पूछना तो हमारा फर्ज है। और फिर उसके ऊपर इजराइल, अब आप देखिए इंडिया और इजराइल का बाकायदा एक अपना कनेक्शन है, ये हमें पता है। फिर आप कहते हैं, फिर आप हमें फौज की वो बताते हैं कि आप किस तरीके से मुहिब्बे वतन हैं, और हाँ बाकी लोग जो है वो अफवाज पाकिस्तान के खुदा न खास्ता खिलाफ हैं या उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। तो मुझे बताइए इन 2 मुल्कों के अलावा कौन सा तीसरा मुल्क है इस दुनिया में, और भी होंगे लेकिन ये जो 2 बड़े मुल्क हैं कि जो आपके स्टेटेड दुश्मन है, ठीक है जी, तो फिर क्यों और बीजेपी, अच्छा अब देखिए ये एक और प्रोपेगेंडा बड़े दिनों से हो रहा था जी, मैं मार्क सीगल को इन्होंने वो रखा, क्या कहते हैं, अपना लॉबिस्ट, मैं देख रही थी इनके हर शो पे इनको टॉकिंग पॉइंट्स मिले हुए थे कि कुछ लोगों को, तो कल मैंने देखा कि इनका अपना एक लॉबिस्ट रिपब्लिकन मार्क, उसका नाम समथिंग पेन है, उसके साथ अप्रैल 2020 में पाकिस्तान की हुकूमत, वो शख्स है जो निकाला गया वहां से, और उसने कोई कट लेने की और कट ऑफर्स किए कि मैं आपको वहां तक ले जाता हूँ रिपब्लिकन टॉप ऑफिसेस तक, उनके साथ भी इन्होंने साइन किया एक अपना लॉबिस्ट का एग्रीमेंट। लिहाजा जब आप ये कहते हैं कि बाकी गद्दार हैं, ये पूछने का हक तो है कि कितनी फंडिंग आई, किस मद में इस्तेमाल हुई, और किस किस मुल्क, हो सकता है इसमें और भी ऐसे ममालिक हों जो अभी आपकी और हमारी नजरों से ओझल हों। लिहाजा अब इलेक्शन कमीशन पर यह फर्ज है कि अगर ये इसको मजीद छुपाए रखते हैं तो फिर जो लोग इसको छुपाए रखेंगे, मुझे नहीं उस स्क्रूटनी कमेटी में कितने लोग हैं, किसी ना किसी दिन तो बात सामने आएगी ना डॉक्टर साहब, ये छुप तो हमेशा नहीं सकती। डॉक्यूमेंट आपकी हुकूमत आएगी तो आपकी हुकूमत आएगी, जैसे जवाद साहब ने कहा 4 साल थी तो उस वक्त भी पकड़ सकते थे, अब आपकी हुकूमत आएगी तो ये सब चीज ओपन कीजिएगा। मैं जवाद साहब की तरफ आता हूँ। जवाद साहब, अभी पलवशा ने स्टेटमेंट दिया कि फर्रुख हबीब साहब ने एक्सेप्ट किया कि जनाब इस तरह की गैर कानूनी फंडिंग हुई है, लेकिन इतनी तादाद में हुई है, ठीक है, तो क्या आप भी एक्सेप्ट करते हैं? एक तो ये चीज, दूसरा ये कि जो कहा गया कि एजेंट के जरिए 2 अकाउंट्स में जो पैसे आए, हालांकि अब तो वाजे हो गया कि वहां 2 अकाउंट नहीं थे, 6 अकाउंट्स थे। एक तो ये सर क्या आप भी इसको एक्सेप्ट करते हैं आज के प्रोग्राम में कि हाँ जी एजेंट के जरिए गैर मुल्की फंडिंग ली गई है? 2 एक्सेप्टेंस के ऊपर आपको बोलना है। और तीसरा एक और पॉइंट है सर, मैंने आपके सामने रखना है, क्या वजूहात है सर कि इलेक्शन कमीशन ये कहता है अकबर इस बाबर्स को कि हम 23 अकाउंट नहीं दे सकते आपको जो कि स्टेट बैंक ने हमें दिया है फॉरेन फंडिंग के हवाले से, हमें पीटीआई का बहुत दबाव है, क्या कहेंगे सर? देखें डॉक्टर दानिश साहब, पहली बात तो ये है कि फ़ारूक हबीब साहब ने कोई जो आप कह रहे हैं $200 का, मैंने ऐसी बात सुनी नहीं है, मुझे नहीं उसके बारे में पता, लेकिन मैं आपको ये सिर्फ बता सकता हूँ कि जो एजेंट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं
वो फारा के कानून के मुताबिक जब भी आप फंड रेजिंग करते हैं अमेरिका में, चाहे वो पॉलिटिकल रीज़न से हो या किसी वेलफेयर कॉज से हो, आपको रजिस्टर करना पड़ता है एक एजेंट को, एक लोकल एजेंट को रजिस्टर करना पड़ता है और वो ऑथराइज होता है उस फॉरेन ट्रांजैक्शन के लिए। तो इसमें ये बिल्कुल कानून के मुताबिक है, ये नहीं है कि हमने कोई ऐसे एजेंट्स जो हैं वो हायर किए एक्सेप्टेंस की बात कर रहा हूँ, मुझे वो प्रोसीजर पता है सारा, मुझे वो प्रोसीजर पता है, मैं तो सिर्फ एक्सेप्टेंस की बात कर रहा हूँ कि क्या आप एक्सेप्ट करेंगे कि उस एजेंट ने गैर कानूनी फंडिंग जो है वो थ्रू की है? नहीं, देखिए उस एजेंट ने वो सारा रिकॉर्ड हमने इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया है, वो नोटराइज्ड है, स्टैम्प्ड है उन्हीं एजेंट्स का जो है, और उसमें कोई गैर कानूनी, और उसी के अगेंस्ट जो हमने 40,000 मेंबरशिप का रिकॉर्ड जमा करवाया है, वो उसी एजेंट के जरिए जो पैसे आए हैं उसका हमने रिकॉर्ड जमा करवाया है। तो ये इसको मैं नहीं बिल्कुल इसको एक्सेप्ट करता। दूसरा, हमारी बहन ने, बलवशा बहन ने ये कहा कि फॉरेन फंडिंग का जो केस है इसको सामने आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अपनी पार्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है और हमने अपना डेटाबेस, अपना रिकॉर्ड, अपने अकाउंट सब कुछ प्रोवाइड कर दिया, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि यहाँ पे ये सिर्फ ऑब्लिगेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे नहीं है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे भी है और PMLN के ऊपर भी है, और ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक है। और आज की तारीख तक ना तो पीपल्स पार्टी ने और ना PMLN ने किसी किस्म की कोई अकाउंट्स जमा करवाए हैं और किसी किस्म का कोई मेंबरशिप का डेटाबेस प्रोवाइड नहीं किया। लेकिन बड़े स्पेसिफिक क्वेश्चन हैं, कहीं पे 12 करोड़ है, कहीं पे 6 करोड़ है, उनके बारे में उन क्वेश्चंस किए गए हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से और उसका कोई जवाब नहीं है। तो मैं तो ये कहता हूं कि बिल्कुल होना चाहिए, और इसी वजह से शायद इमरान खान ने भी इतने कॉन्फिडेंटली कहा है कि आप इसको ओपन ट्रायल करें। हमें किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है कि ये ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। जो डाटा इलेक्शन कमीशन शेयर करना चाहता है हमें उस पर भी कोई एतराज नहीं है। ठीक है, अच्छा, अगर आप बस आखिरी जुमला, क्योंकि टाइम अब कम है आज इत्तेफाक से, क्या आप इस बात को एग्री करते हैं, कहेंगे कि 23 अकाउंट जो इलेक्शन कमीशन के पास है वो पिटिशनर जो कानूनी तौर पर एक बाबर को देना चाहिए, दिया जाए? देखिए, कानूनी तौर पे तो मेरा ख्याल है कि नहीं देना चाहिए। नहीं, कानूनी तौर पर स्टेट बैंक कानूनी तौर पे हम एक इंडिविजुअल को क्यों अपने अकाउंट नहीं, कानूनी तौर पर तो ये है कि जो पिटिशनर होता है वो मटेरियल उसको दिया जाता है। आप देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, ये बताइए। देखें, अकाउंट वेलकम बैक। आपके लिए भी 3 मिनट है। अवैस नूरानी साहब, एक सवाल है छोटा सा, उसका जवाब दे दीजिए कि क्या PDM ये समझती है या आप ये समझते हैं कि इस अहम तरीन हसास नौयत का कौमी सलामती का केस जो 6 साल से नहीं हुआ, 2.5 साल की इस मौजूदा हुकूमत में हल हो जाएगा, मेरिट पे फैसला आ जाएगा? सर क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब, बात ये है कि ये हाई प्रोफाइल केस है और पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एक डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर रियासत है, मुल्क है हमारा, और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को अखलाकी तौर पे फुल एंड फाइनल स्टेटमेंट आपको दूंगा, स्टेप डाउन करना चाहिए, रिज़ाइन दें, इसका ट्रायल ओपन करें, कौम के सामने आया करें, और अगर क्लियर हो तो वापस अपने मनसब पे आ जाएं, और नहीं हो तो फिर ही मस्ट गो बिहाइंड द बार्स। बस ये तो नहीं हो सकता कि आप सिलाई मशीनें चलाएं और फिर आपके लिए FBR के दरवाजे खोल दिए जाएं और अबराज ग्रुप का भी दरवाज़ा खोल दिया जाए, सब कुछ क्लियर हो और ये मुल्क जो है मस्खरों के हाथ में हो। ये मुमकिन नहीं है डॉक्टर साहब। ही मस्ट स्टेप डाउन, ही मस्ट रिज़ाइन एंड ही नीड्स टू ओपन ट्रायल करे, कौम के सामने आया करे, और अगर वो मुजरिम है तो ही मस्ट गो बिहाइंड द बार्स, और अगर वो मुजरिम नहीं है तो बिस्मिल्लाह बाहर अपना आज़ाद घूमे, फिर दोबारा मुंतखब होकर वज़ीर आज़म बन जाए। अपनी कुर्सी से अब उनको इस्तीफ़ा देना होगा। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, बिल्कुल टाइम बिल्कुल कम है, छोटा सा। सर, कौमी सलामती का मसले का केस है, अगर हुकूमत पार्टी है तो और भी तो अहम इदारे हैं, वो क्यों नहीं इस केस को नोटिस लेते हैं? बिल्कुल सर, 50 सेकंड आपके पास बिल्कुल है। लेना,
बिल्कुल लेना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट को लेना चाहिए इस पे नोटिस फौरी तौर पे, और इसका ट्रायल होना चाहिए, ओपन ट्रायल होना चाहिए। जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट के अपने यहाँ जब कौमी सलामती या मुल्क से गद्दारी या बेवफाई का कहीं भी कोई केस होता है, वो अपने कोर्ट के हिसाब से उनका ट्रायल करते हैं, इसी तरह हमें भी पाकिस्तानी कौम को चाहिए कि वो इस पे दबाव बढ़ाया जाए और ये हर हाल में इनको स्टेप डाउन करके इस ट्रायल को ओपन करें। पूरी दुनिया देखे या पाकिस्तान देखे, नेशनल टीवी पे ट्रायल चलना चाहिए कि कौन चोर है, कौन सच्चा है, किसने इस वतन के साथ गद्दारी के लिए दूसरे मुल्कों से पैसा लेकर इस हुकूमत को बनाया।